हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको क्वेश्चंस करके दिखाएंगे चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से। और ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सब लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिनको हाइट्स एंड डिस्टेंस टॉपिक क्लियर है, मतलब उसके बेसिक्स, उसके फंडे आपको क्लियर है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बेसिक पर मेरा ध्यान थोड़ा कम होगा, तो इस वीडियो को वही बच्चे देखें जिनका फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। काफी सारे क्वेश्चंस करूंगा एकदम बेहतरीन वाले। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जिसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। वो 1.5 मीटर लंबा बच्चा एक बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखो जरा ध्यान से, पहले इस बिल्डिंग को बनाते हैं। मान लेते हैं कि ए बी वो बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है आपको कितना, 30 मीटर का। ठीक है, उस बिल्डिंग से कुछ दूर, पता नहीं कितनी दूर, तो मान लेते हैं उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, यहां पर मान लेते हैं वो बच्चा खड़ा है और उस बच्चे की हाइट भी दी हुई है आपको कितनी। देखिए मैं इसको सीढ़ी मान लेता हूं और ये हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, एक बच्चा जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो एक बिल्डिंग से जो 30 मीटर ऊंची है कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, the angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 to 60 degree as he walk towards the building। ओके, जब ये बच्चा कुछ दूरी बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां पर था वो चेंज हो जाता है। जरा ध्यान से समझो, एक एलिवेशन तो यहां होगा, अब बच्चा थोड़ी देर चला, मान लीजिए ई पॉइंट तक चला और ई पॉइंट पे इससे उसका एलिवेशन फिर चेंज हो गया। अब देखिए यहां पर लॉजिक क्या है, आपको दो एंगल दिए हुए हैं, एक 30 डिग्री दिया हुआ है, एक 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर हमें ये कंफ्यूजन है कि सर दो एंगल तो यहां बन रहे हैं, अब कहां रखोगे 30, कहां रखोगे 60, लैंग्वेज तो बुक की मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही है। तो एक बहुत सिंपल सा नियम है, चेक करो। ये 90 डिग्री है ना, तो 90 के नजदीक 30 है या 60, जो 90 के नजदीक हो उसे पहले रखना है। अब 90 के नजदीक 60 होता है और उसके बाद 30 होता है, बस दिक्कत ही खत्म। तो लैंग्वेज कैसी भी हो, अगर आपको इस तरह से दो एंगल प्लॉट कर रहे हो तो याद रखना जो 90 के नजदीक वाला एंगल पहले लिख देना। ठीक है, बस ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड क्या कराने के कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये जो उसने दूरी चली थी सीई, बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए जो दूरी चली थी सी, वो दूरी कितनी है हमें वो निकालना है। मतलब मुझे सी निकालना है, जिसको मैंने एक्स मान लिया है। अब देखो जरा, जो सी है वही आपका डीएफ है, मतलब ये भी एक्स हो गया। इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। ठीक है, अपनी तरफ से दूरी तो कुछ भी मान सकता है। मेरा मेन पार्ट है df या c निकालना। चलो पहले अपना फिगर डिस्क्राइब करते हैं, मतलब ये फिगर में क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, सब लिखना है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि कितनी है आपके पास ए बी, और वो दी कितनी हुई है 30 मीटर। लिखने का तरीका यही होता है। देखो एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आएंगे, तो वो दोनों क्वेश्चन जो आप करोगे वो इतने परफेक्टली लिखे हो कि अगर टीचर क्वेश्चन ना पढ़े तो आपका डिस्क्रिप्शन देखकर समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या गिवन होगा। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन अगर आप देंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपके मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं आता। ठीक, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया, फिर और क्या दिया है, ठीक है, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय सीडी है और वो हमें दी कितनी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, और क्या दिए, दो एंगल दिए हुए हैं, तो कैसे लिखते हैं इसे, एंगल ए ई, यहां नाम डालना पड़ेगा, जी डाल देते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ई जी ये मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ए सी जी, एंगल ए सी जी ये मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है। अब वो चीजें लिख दो जो हमने लेट लिए। देखो सीई इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू एक्स मीटर,
और एफ बी इज इक्वल टू वाई मीटर। ये हमारा लेट है। फाइंड क्या करना है, ए सी या डी एफ जो कि एक्स लेट किया वही फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन डालते हैं। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब ट्राइंगल भी चुनने का तरीका है, देखो ध्यान से। ऐसे तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए सी ई भी दिख रहा है। सॉरी, इस ए से ई का कोई मतलब नहीं है हमारे सॉल्यूशन में। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, ट्राइंगल वो चूज करना होता है जिसमें एक पूरा राइट एंगल बन रहा हो। जैसे कि ए जी ई ले सकते हो, ए जी सी ले सकते हो, ए ई सी नहीं ले सकते क्योंकि ए ई सी में कोई भी राइट एंगल नहीं है। ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी ट्राइंगल चूज करोगे उसमें राइट एंगल का होना जरूरी है। तो ट्राइंगल लेता हूं मैं ए जी ई, या फिर पहले ले सकते हो ए जी सी। कौन सा पहले कौन सा बाद में उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए जी ई पहले लेता हूं, ए जी ई। अब ए जी ई ट्राइंगल में चेक करो, ये जो परपेंडिकुलर है ए जी, करीब करीब ये मुझे डायरेक्ट तो नहीं गिवन है लेकिन ये गिवन है, बताऊंगा किस तरह से। और बेस ई जी जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा सर आपने यही दो क्यों साइड ली, आप ए ई भी तो ले सकते थे। तो भाई ए ले जरूर सकता था, लेकिन ना तो ए ई गिवन है और ना ही ए ई फाइंड करना है, तो उसे लेकर फायदा क्या। हमेशा वो दो साइड का रेशियो लेना चाहिए, या तो वो गिवन हो, या आप उसे लेट करके बैठे हो, या उसे फाइंड करना हो, कुछ तो करना हो। अब ए तो आपको ना निकालनी है, ना गिवन है, ना कुछ है, तो फिर क्यों लेंगे। तो हमने लिया ए जी अपॉन ई जी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज और बता देता हूं, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ये जो एंगल आपको गिवन होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड होती है वो होती है बेस। ये नियम याद रखिएगा, क्वेश्चन गलती होने का चांस ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, परपेंडिकुलर ए जी, परपेंडिकुलर ए जी, पूरा फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपॉन बेस ई जी, बेस ई जी। और व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये छोटे छोटे बेसिक्स फंडेज आपको पता होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो tan 60। अब देखने वाली बात यह है कि AG का वैल्यू डायरेक्टली तो गिवन ही नहीं है, आपको तो पूरा AB गिवन है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो CD है 1.5, क्या वही आपकी GB भी है? बिल्कुल, ये जो CD है यही आपकी एग्जैक्ट GB है। तो AB पूरा पता है 30, GB पता है 1.5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AG, तो पूरे AB में से GB को माइनस कर दो, ये आ गया 30 माइनस का 1.5, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 28.5 मीटर। इस तरह से ही निकलेगा। चाहो तो इसको आप अपने गिवन के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। किस तरह से, देखो आप लिखोगे CD इज इक्वल टू GB इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये आप यहां भी कर सकते हो ना, जैसे यहां पर CD वाले केस में, ठीक। तो CD इक्वल टू GB इक्वल टू 1.5 मीटर, और AG कितना हो गया, AG हो गया AB माइनस का GB, मतलब 30 माइनस का 1.5, दैट इज इक्वल टू 28.5 मीटर। याद रखिएगा, जितना बढ़िया डिस्क्रिप्शन होगा फिर नीचे तो चेक करने का चांस ही नहीं बचेगा टीचर को, वो वैसे ही समझ जाएगा कि अगर बच्चा डिस्क्रिप्शन इतना शानदार लिख रहा है तो क्वेश्चन क्या उसने किया नहीं होगा सही, एकदम बिल्कुल सही किया होगा। चलिए AG का वैल्यू ये हो गया 28.5, ठीक है, और EG हो गया हमारे पास y हमने लेट लिया है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, tan 60 होता है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करिए, ये 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू y। इतना क्लियर, इस रिलेशन को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि y एक्चुअली मेरा फाइनल आंसर नहीं है, इसको तो मैं कहीं यूज करने वाला हूं। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, याद रखिएगा ट्रायंगल वही लीजिएगा जिसमें राइट एंगल मौजूद हो, AGC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AGC, फिर वही परपेंडिकुलर AG पता है,
बेस सीजी जो मुझे x प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस सीजी। अगेन व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा, और थीटा कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। व्हाट इज AB, AB इज 28.5। व्हाट इज CG, CG का पूरा वैल्यू चेक करो, ये प्लस ये, मतलब CG और DB बराबर ही होगा, तो x प्लस वाई। व्हाट इज tan 30, tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। y हम निकाल चुके हैं, y डाल देते हैं, तो x प्लस या 28.5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। ये 28.5 अपॉन रूट 3 इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस का 28.5 अपॉन रूट 3। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, रूट 3 आएगा, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 आ जाए, रूट 3 इनटू ऊपर वाला नंबर, बिल्कुल सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, माइनस रूट 3 में कितना मल्टीप्लाई करो रूट 3 आ जाए 1 इनटू ऊपर वाला नंबर, ये कितना आएगा देखो, रूट 3 इनटू रूट 3 इज 3 इनटू 28.5 जो कि होता है 85.5 माइनस का 28.5 अपॉन में रूट 3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं छूटता, हमें उसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। चलिए ऊपर भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ऊपर सॉल्व करके आ रहा है 57 अपॉन में रूट 3। चलिए रेशनलाइज कर देते हैं इसको भी। ठीक है, ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 57 रूट 3 अपॉन रूट 3 टू रूट 3। चेक करो ये 57 3 कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 बिल्कुल हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 19 रूट 3। याद रखिएगा आंसर यहां नहीं छोड़ सकते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, तो 19 into 1.73 मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा लिख देते हैं उसको, तो ये सॉल्व करके आएगा 32.87 मीटर। तो उस बॉय ने जो दूरी चली थी टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो कितनी थी, वो थी 32.87 मीटर। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक एक चीज का कांसेप्ट है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर इस लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं तो फिर बेसिक्स और फंडामेंटल्स तो एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं कि अ टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सराउंडेड बाय अ फ्लैग स्टैंड। एक टावर है, ये देखिए ध्यान से, एक टावर है, मान लीजिए इसका नाम मैं ए बी ले लेता हूं, उस टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है ना, इज सराउंडेड बाय अ फ्लैग स्टैंड। तो चलो ठीक है, इसके ऊपर एक झंडा लगाते हैं, ये लीजिए, और इस झंडे की लंबाई AC कर लेते हैं। ठीक है, तो टावर हो गया आपका AB और उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है AC। एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। एक ऐसा पॉइंट प्लेन पर जो उस टावर से 70 मीटर दूरी पर है। मान लीजिए ये जो D पॉइंट है ये टावर से 70 मीटर दूर है भाई। A point on a plane which is 70 meter away from the tower, क्या कह रहा है, an observer noticed that the angle of elevation of the top and bottom of the flagstaff। यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो टॉप और बॉटम पर देख रहा है। ध्यान रखिएगा यहां से फ्लैगस्टॉप के टॉप पर, तो पहले टॉप जोड़ दीजिए और फिर यहां से फ्लैगस्टॉप के बॉटम पर। ध्यान रखिएगा पहले टॉप वर्ड यूज किया है, बाद में बॉटम, तो जो एंगल पहले दिया होगा वो टॉप में जाएगा और जो बाद में दिया होगा वो बॉटम पर जाएगा। तो पहला एंगल 60 डिग्री है, तो ध्यान रखिएगा ये टॉप तक जुड़ेगा 60 डिग्री और बाद वाला एंगल है 45 डिग्री। ये वाला फिर से नियम समझ लीजिए कि 60 45 मुझे कैसे पता चला कि टॉप पर 60 जुड़ेगा और बॉटम पर 45। तो कह रहा है देखो एट अ पॉइंट on a plane 70 meter away from the tower, then observer noticed that the angle of elevation of the top and bottom of the flagstaff। तो टॉप पहले यूज किया है, बॉटम बाद में, तो जो पहले एंगल दिया है वो टॉप में लगेगा और जो बाद में एंगल दिया है वो बॉटम में लगेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टॉफ एंड दैट ऑफ द टावर। कह रहा है फ्लैगस्टॉफ की हाइट भी निकाल के दिखाइए
और टावर की हाइट भी निकाल के दिखानी है, दोनों निकालनी है। तो पहले फिगर का डिस्क्रिप्शन करना है, कैसे लिखते हैं फिर समझ लीजिए एक बार और। हाइट ऑफ फ्लैग, हाइट ऑफ फ्लैग जो मैंने सी माना हुआ है, कितना लू, x मीटर। तो इसको कैसे करेंगे फिर, लेट, क्योंकि दिया नहीं है ना, लेट मान रहा हूं तो लेट लिखना जरूरी है। इसी तरह से लेट हाइट ऑफ टावर, टावर है टीबी और ये कितना लेट लिया मैंने, h मीटर, ठीक है। दूरी बीडी दी हुई है, लिखेंगे डिस्टेंस बीडी कितना, 70 मीटर। दो एंगल भी दिए हुए हैं, तो एंगल ADB, एंगल ADB कितना है 45 डिग्री, और एंगल CDB, CDB कितना है 60 डिग्री। ये लीजिए, हो गया डिस्क्रिप्शन। अब सॉल्यूशन अपना, तो ट्रायंगल कौन सा चुनेंगे, याद रखिएगा वही ट्रायंगल चुनना है जिसमें 90 डिग्री आता है। तो CAD ट्रायंगल मत चुन देना, CAD में कोई राइट एंगल नहीं आ रहा है। तो दो ट्रायंगल कौन से चुन सकते हो, CBD, दूसरा ABD। ध्यान रखिएगा यही दो ट्रायंगल चुनने, पहला कौन सा चुने दूसरा कौन सा चुने उसकी कोई टेंशन नहीं है, आगे पीछे ट्रायंगल चुना जा सकता है, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल सही चुनना है। तो चलो पहले बड़ा वाला ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल CBD, CB और D, CBD ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, कौन सी परपेंडिकुलर चेक करो, CB अपॉन बेस BD। फिर समझ लेते हैं, पहले बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, CBD। पहले तीनों साइड बताते हैं कौन सी साइड कौन सी है। ये जो राइट एंगल है उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये जो 60 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड बेस। हमेशा ध्यान रखें राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो आपको एंगल गिवन है, एक्यूट एंगल जो गिवन है ये 60 डिग्री 45 डिग्री, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है tan थीटा का, और थीटा कितना है 60, ठीक है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ परपेंडिकुलर कितना, मतलब CB की वैल्यू कितनी, चेक करो, मैंने ली हुई है x plus h BD, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 70, और व्हाट इज tan 60, tan 60 इज √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h plus x is equal to 70 √3। थोड़ी देर के लिए इसे यही छोड़ देते हैं, इसका यूज आएगा आगे भी। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD। चलिए, तो इन ट्रायंगल ABD फिर से चेक करो कौन सी दो साइड का रेशियो लेना है, परपेंडिकुलर AB जो मैंने लेट ली हुई है, बेस BD जो क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर से वही परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD, और व्हाट इज P अपॉन B, व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई यहां पर भी तो वही रिलेशन लिया है tan थीटा, और एंगल कितना है tan के साथ 45 डिग्री। चलिए वैल्यू डालिए, AB कितना है, AB है h अपॉन BD जो कि है 70, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, भाई इसकी वैल्यू तो याद होनी चाहिए, भाई बहुत आसान वैल्यू है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h का वैल्यू कितना आ गया 70 मीटर, मतलब जो हाइट ऑफ द टावर है वो तो आ गया। अब ऊपर का फ्लैश टॉप का हाइट निकालना है, तो देखो एक रिलेशन पता है मुझे यहाँ पर क्या, कि x plus h is equal to 70 √3, ठीक है। यहां से h का वैल्यू पुट कर दो, इसे 70 को उधर ले जाओ, बस अब सॉल्व करना रह गया, हाइट ऑफ द फ्लैश टॉप तो आ जाएगा, x is equal to 70 कॉमन √3 माइनस का 1, आगे सॉल्व करो तो x is equal to 70, अब √3 का वैल्यू होता है 1.73 माइनस का 1, तो कितना बचेगा 0.73। बस अब करना क्या है, 70 को 0.73 से मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 51.1 मीटर। तो हाइट ऑफ द फ्लैश टॉप भी आ गया, हाइट ऑफ द टावर भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं अपने बुक से पढ़ता हूं। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग between a kite
एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। ओके, एक डोर की लंबाई दी है, वो डोर की लंबाई किस किस के बीच में है, पतंग और नीचे बेस में कोई पॉइंट है, उसके बीच की दूरी आपको यहाँ पर 90 मीटर दी हुई है। मतलब वो जो डोर जिससे पतंग उड़ रही है उसकी लंबाई 90 मीटर है, काइट और उस पॉइंट होना ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, जिसे मैं ए भी मान लेता हूं। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड लेवल, ओके, मान लीजिए ये स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ थीटा का एंगल बनाती है, such that tan theta is equal to 15 upon 8, और एक रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है कि tan theta 15 upon 8 इसी को यूज करना है आपको। हाउ हाई इज द काइट, तो बताना है कि ये जो काइट है एक्चुअली कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो क्या, अगर मैं इसको c मान लूं और इस हाइट को h मान लूं, तो जरा ध्यान से देखो, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ध्यान से देखिएगा, जो थीटा लेफ्ट लिया होता है या गिवन होता है उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड वो क्या होती है, वो होती है बेस। तो चेक करो, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो p अपॉन h, जो कि रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, क्वेश्चन में तो tan थीटा ही गिवन है, अब tan थीटा को यूज करके साइन थीटा कैसे निकालेंगे, वही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले इस फिगर का डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। पहले तो लिखते हैं हाइट AC, और लेट करेंगे साइड को, लेट हाइट AC इज इक्वल टू h मीटर। फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि मैंने ए भी लिया हुआ है, कितना 90 मीटर, और एंगल ABC दिया है थीटा, और एक चीज और गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 8। चलिए ट्रायंगल लेते हैं अपना ACB, पहले अपने रेगुलर स्टेप चलते हैं बिल्कुल। इन ट्रायंगल ACB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताया गया है साइन थीटा, थीटा को थीटा ही लेना है। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ साइन थीटा तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, मुझे तो tan थीटा गिवन है, तो कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे tan थीटा यूज करते हुए मुझे साइन थीटा लाना है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो अब tan थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो है, एक बार निमोनिक बताता हूं पूरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप हाइट एंड डिस्टेंस के बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी सीखी हुई है और वहां पर ये निमोनिक बताया जाता है, ठीक है। तो ये सोना चांदी तोले में ये हो गया सोने का साइन थीटा, चांदी से हो गया कॉस थीटा, और तोले से हो गया tan थीटा। तो कह सकते हैं एक तरह से परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 15 और बेस आपको दिया हुआ है 8। एक चीज का ध्यान रखना, अगर इस तरीके को यूज करोगे निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना गलती मत कर देना, इसको 15 नहीं लिखना है और इसको 8 नहीं लिखना है, क्योंकि देखो ये तो साइड का रेशियो है, और आपने तो AC की दूरी 15 लिख दी है, BC की दूरी 8 लिख दी है। हमेशा याद रखना, रेशियो को अगर आपको डिस्टेंस की फॉर्म में यूज करना है तो ऑलवेज यूज अ कांस्टेंट, तो इसको लिखोगे 15K 8K। फिर समझ लिए मैंने K क्यों लगाया है। बहुत अच्छी जो बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो याद रखना हमेशा एक कांस्टेंट लगाती हैं, और जो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती वो ऐसे ही 15 लिख देती हैं। समझ लो कि मैं इस दूरी AC को 15 और BC को 8 क्यों नहीं लिख सकता, ध्यान से समझो। हमें दो साइड का बेटा रेशियो दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर 15 और बेस 8 नहीं है, उनका रेशियो 15/8 है, और जबकि दूरी को 15 रख रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। हमें दूरी 15 नहीं दी है, दो दूरियों का रेशियो दिया है। तो जब रेशियो को साइड की फॉर्म में लिखना होता है तो याद रखिए हमेशा एक कांस्टेंट लगा के लिखना होता है। इससे हमारे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन यही सही है, वरना ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए जरा, तो अब
P हो गया आपका 15 के, B हो गया आपका 8 के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मतलब 15k का होल स्क्वायर, BC का स्क्वायर 8k का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इज 225, k स्क्वायर अपनी जगह पर, 8 का स्क्वायर इज 64, k स्क्वायर अपनी जगह पर। जोड़ दीजिए कितना आ गया, ये आ गया 289 k स्क्वायर। AB की वैल्यू तो रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो AB इज इक्वल टू रूट 289 k स्क्वायर, और 289 किसका रूट होता है, 17 का, k स्क्वायर रह गया k। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB का वैल्यू हो गया 17k। याद रखिए, यही इकलौता तरीका है इस तरह से सॉल्व करने का। इस रेशियो को डायरेक्टली साइड की तरफ मत लेना, वरना ये एग्जाम में गलत माना जाएगा। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, साइड का रेशियो दिया है और आप साइड को डायरेक्टली 15 और 8 रखने की सोच रहे हो, तो गलत है। लेने का तरीका क्या होता है, अगर आपको रेशियो को साइड की फॉर्म में रखना है तो दोनों साइडों में एक एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर k लगाया है। ठीक है, अब साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर है 15 के, ध्यान से देखिए, और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला है 17 के, इज इक्वल टू साइन थीटा। कट गया कैसे के, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 15/17। अब क्या करें आगे, ट्रायंगल को फिर से लीजिए, इन ट्रायंगल ACB, और यहां पर जो वैल्यूज पहले से हमें गिवन थी उससे साइन थीटा निकालिए। मतलब साइन थीटा कैसे निकलेगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। AC कितना है भाई, ये तो अपने पास S था, ये हम उन वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो शुरू में हमने ली थी। ठीक है, और AB ये हमें 90 के वाले, तो एक तरह से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, h/90। एक चीज चेक करो, दोनों साइन थीटा एक ही ट्रायंगल में तो निकाले गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही बराबर होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस साइन थीटा की वैल्यू इस साइन थीटा की अलग अलग होगी, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है ना। तो बस क्या करें, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए, तो 15/17 इज इक्वल टू h/90। लिखोगे कैसे, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो हमने क्या किया है, हमने कंपेयरिंग किया है। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो अलग अलग चीजें, ध्यान से सुनिएगा, जब दो अलग अलग चीजें सेम चीज के बराबर हो तो कंपेयरिंग किया जा सकता है। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, और कंपेयरिंग में होता क्या है, जो सेम चीजें वो गायब हो जाती हैं और जो डिफरेंट अलग अलग चीजें थी वो आमने सामने आ जाती हैं। बस यहां से h का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 into 19 अपॉन 17 इज इक्वल टू h। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व करके आ रहा है 79.41 मीटर। ये लीजिए आ गया आपका आंसर। जो टाइट है वो बेस से या प्लेन से 79.41 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। बस ये लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो गया। बस क्वेश्चन का कंसेप्ट इतना था, रिलेशन साइन थीटा का आ रहा था, रिलेशन टेन थीटा का दिया हुआ है, तो उस टेन थीटा को यूज करते हुए आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना था। थोड़ा सा कंसेप्ट नया था, इसलिए इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपसे स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब एक फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो मान लीजिए वो स्टोरी बिल्डिंग ए बी है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, हमें सी पॉइंट मान लेते हैं, कितना, 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, तो ये जो ए लिखा है ये फर्स्ट फ्लोर है आपका, फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग है, तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक, एट द डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ओके, ये भी दिया हुआ है कि वो फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग उस पॉइंट से जहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वो 15 मीटर की दूरी पर है, तो ये 15 मीटर की दूरी भी दी हुई है। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन में, हाउ हाई इज द सेकंड स्टोरी विल बी। ओके, सेकंड स्टोरी बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी, मान लीजिए पॉइंट ले लेते हैं डी, तो डी पे हमने अपना सेकंड फ्लोर बना लिया। ठीक है,
कितनी दूरी होगी इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड स्टोरी एट द सेम पॉइंट इज 45, कि इसी सी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो कह रहा है कि सेकंड स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। ध्यान रखिएगा हमारे लिए सेकंड स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ एडी होगी। अगर वो कहता है कि सेकंड स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बेस से कितनी होगी, पूरी नीचे प्लेन से, तो फिर पूरी निकालनी होती। अभी हम दूरी कितनी निकालेंगे एडी। तो चलिए पहले फिगर को डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं h, सेकंड स्टोरी बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं x। मुझे आंसर में x ही चाहिए सर, ठीक है। चलिए फिगर एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो हाइट ऑफ फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग AB, जो कि मैंने लेट ले ली है, तो लेट लिखेंगे h मीटर। फिर लेट हाइट ऑफ सेकंड स्टोरी, ध्यान रखना सिर्फ सेकंड स्टोरी की बतानी है, बेस से नहीं बतानी है। अगर बेस से बताते तो डी भी मेरा आंसर होता, ठीक है। ये हो गया एडी, जो कि मैंने लिया है x मीटर। दो एंगल भी दिए हुए हैं, तो एंगल DCB ये मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ACB ये मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है। और देखो डिस्टेंस BC भी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 15 मीटर। ये लीजिए फिगर तो पूरा एक्सप्लेन हो गया, बस सॉल्यूशन करना बाकी है। अब कौन सा ट्रायंगल ले सकते हो, यहाँ पर चेक करो, राइट एंगल मौजूद होना चाहिए। DBC ले सकते हो, ABC ले सकते हो। ध्यान रखना DAC नहीं ले सकते क्योंकि उसमें राइट एंगल नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रायंगल कौन सा ले, पहले और बाद में लेने का कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं पहले DBC ले लेता हूं। तो DBC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBC देखो जरा, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो एंगल गिवन होते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर और बची हुई साइड बेस। तो मैंने लिया पूरा DB परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, क्योंकि ना तो मुझे CD क्वेश्चन में गिवन है और ना ही CD मुझे फाइंड आउट करवाना है, तो हाइपोटेन्यूज से जुड़ी कोई बात करनी ही नहीं है अपने को। तो परपेंडिकुलर DB या BD याद रखिएगा, एक ही बात होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, अपॉन बेस CB। तो DB अपॉन CB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सी दो साइड का रेशियो लिया हमने, परपेंडिकुलर बेस का, और उसका रेशियो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, tan थीटा, और ये हो गया tan 45। क्योंकि देखो बड़ी साइड के लिए, बड़ी हाइट के लिए यहाँ पर एंगल कितना है 45 डिग्री, tan 45, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो DB कितना है, DB है मेरे पास x प्लस h, CB कितना है 15, tan 45 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस h का वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया 15, मेक इट इक्वेशन 1। अगला ट्रायंगल चूज करते हैं, ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC फिर से भाई परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कितना है भाई BC, बेस BC। व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, और छोटे ट्रायंगल का थीटा कितना है चेक करो, 30 डिग्री दिया हुआ है। AB कितना माना है h, BC है 15, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h का वैल्यू कितना आ गया चेक करो, 15/√3 आ गया। अब इस h की वैल्यू को यहां पर करिए, x निकल जाएगा, x मेरे ख्याल से मुझे फाइंड आउट करना था, बात बन जाएगी। तो मुझे क्या पता है कि x प्लस h की वैल्यू 15 है, जिसमें h मैंने अभी निकाल लिया कितना 15/√3 इज इक्वल टू 15, ये इधर आ गया, x इज इक्वल टू 15 माइनस 15/√3, एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम आ गया, तो √1 में कितना मल्टीप्लाई करो √3 आ जाए, √3 इनटू ऊपर वाला नंबर, माइनस √3 में कितना मल्टीप्लाई करो √3 आ जाए 1 इनटू ऊपर वाला नंबर। अगर आप इस वीडियो में इतना आगे आ चुके हैं तो ये बात कंफर्म है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो क्यों ना आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन लगा हुआ है उसको जरूर हिट कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू,
चाहो तो 15 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3। इस डिनोमिनेटर वाले √3 को रैशनलाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट कभी रहता नहीं है। ये हमने क्लास 9 में सीखा था नंबर सिस्टम चैप्टर में। x देखो कितना आ गया 15, √3 का वैल्यू होता है 1.73, 1.73 - 1 इज 0.73 और √3 का वैल्यू 1.73 होल अपॉन √3 into √3 3 5 से 15। तो फाइनल हमारा मल्टीप्लाई के लिए क्या रह गया 5 into 0.73 into 1.73। तो इस सारा का मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 6.31 मीटर्स। ये लीजिए आगे बढ़ना आंसर। ये जो सेकंड स्टोरी बिल्डिंग की कुल हाइट है, सेकंड स्टोरी की मतलब फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वाली उसकी हाइट है 6.31 मीटर। क्वेश्चन फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग PQ, ओके, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट PQ बता रखी है और चेक करते हैं क्या उसकी दूरी भी दी हुई है, लंबाई। जी हाँ 60 मीटर की है वो बिल्डिंग, ये भी दिया हुआ है 60 मीटर हाइट। कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो P पॉइंट पर और बॉटम पर देख किसको रहे हो, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट RS। ओके, एक लैंप पोस्ट है उसकी भी हाइट RS जो दी हुई है हमें। आप इस P पॉइंट से इस R को देख रहे हो और इसी P पॉइंट से S को भी देख रहे हो। ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप P पर खड़े हो और P पर खड़े होकर R और S को देख रहे हो। तो यहाँ पर एक डिप्रेशन वाली लाइन भी बनानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। नाम डाल देते हैं इसको M, यहाँ डाल देते हैं N। और एंगल किस तरह से दिया हुआ देखो, आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सबसे बड़ी बात कि सर कहां 30 डिग्री आएगा कहां 60, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ध्यान रखो क्वेश्चन में टॉप वर्ड पहले है तो पहला एंगल टॉप को मिलेगा, बॉटम वर्ड बाद में है तो बॉटम तो सेकंड एंगल बाद वाले को मिलेगा। लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो पहले टॉप बोला हुआ है तो पहला एंगल 30 डिग्री बोला हुआ है तो टॉप को 30 मिलेगा, बॉटम को कितना है एंगल दूसरा 60 डिग्री, कुछ इस तरह से। फिर कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS। ओके, PQ और RS के बीच की दूरी निकालनी है। चलिए इसको मैं x लेट ले लेता हूं, देखो ये x निकालना है मुझे। एंड आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। कितना है बिल्डिंग PQ, लैंप पोस्ट RS और दोनों की बीच की दूरी का डिफरेंस निकालना है, हाइट का डिफरेंस निकालना है। जब दोनों दूरी आ जाएंगी तो माइनस कर दूंगा तो दो चीजें हो गई। तो सबसे पहले डिप्रेशन एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, ये लाइन जो PR वाली है ना ये 30 डिनोट कर रही है, यहीं से ये 30 डिग्री ऐसे डिनोट करेगी और ये जो PS की लाइन 60 डिग्री दिखा रही है ना यही PS जुड़ता हुआ हमें 60 डिग्री दिखाएगा। याद रखना अगर ये डिप्रेशन एंगल नहीं दिखाएगा और क्वेश्चन में डिप्रेशन दिया हुआ है तो स्ट्रेट अवे 0 मिल जाएगा, क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए और डिप्रेशन एंगल डिस्क्रिप्शन में कैसे दिखाते हैं वो भी बताऊंगा, पहले फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखेंगे हाइट ऑफ, ये हमें दी हुई है बिल्डिंग, जी हाँ, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग और ये बिल्डिंग को डिनोट किससे कर रहे हैं PQ से और ये दी हुई है हमें 60 मीटर। इसी तरह से हमें लैंप पोस्ट का हाइट नहीं दिया हुआ तो लिखेंगे, चलिए यहाँ लेट कर देते हैं पहले, तो इसको मैं H मान लेता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे लेट हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इतना RS से डिनोट कर रहे हैं और ये मैंने H मीटर लेट लिया है। एक दूरी SQ जो निकालनी है वो मैंने लेट ली है, लिखेंगे लेट डिस्टेंस SQ इज इक्वल टू X मीटर। ये सारे मेरे लेट है, ठीक है, दो लेट है गिवन। अब डिप्रेशन एंगल को कैसे डिनोट किया जाता है डिस्क्रिप्शन में देखो जरा। एंगल MPR, ध्यान से देखिएगा, एंगल MPR इज इक्वल टू एंगल, ध्यान रखिए MPR PRN, एंगल PRN इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 30 डिग्री। इस तरह से डिप्रेशन एंगल को शो किया जाता है। अब देखो दूसरा वाला MPS, एंगल MPS इज इक्वल टू एंगल PSQ, PSQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये डिनोट करने का तरीका है डिप्रेशन एंगल को।
बस आपको ट्रायंगल सॉल्व करना है। अब कौन से दो ट्रायंगल है जो मैं ले सकता हूं, याद रखिएगा राइट एंगल मौजूद होना चाहिए जिन दो ट्रायंगलों का आप नाम ले रहे हो। पी एन आर, पी क्यू एस। नहीं ले सकते कौन सा, पी आर एस। पी आर एस में कोई राइट एंगल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा लेना है, बाद में कौन सा, कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में। तो मैं ऊपर वाला पहले ले रहा हूं, पी एन आर। तो इन ट्रायंगल पी एन आर चेक करो ध्यान से, परपेंडिकुलर पी एन अपॉन बेस आर एन। परपेंडिकुलर पी एन अपॉन बेस आर एन, ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, पूरा पूरा लिखना है। और व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है आपका tan थीटा, और ऊपर वाला ट्रायंगल में थीटा कितना है 30 डिग्री। अब थोड़ा सा दिक्कत ये है, ये जो pn का वैल्यू है वो तो है ही नहीं ना, लेकिन देखो उसे निकाला कैसे आ सकता है। rs को h माना है तो rs और nq तो सेम हो गया, ये भी h हो गया, ये पूरा 60 है, nq आपका h है, तो pn कितना हो गया, ध्यान से देखो 60 माइनस h। ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फिर समझ लीजिए पूरा 60, ये h, तो ये कितना बचा 60 माइनस h, वैल्यू तो मिल गई। चलिए रखिए, तो 60 माइनस h अपॉन rn। तो ध्यान रखिएगा rn और sq बराबर है, चाहो तो यहां भी दिखा सकते हो, rn और sq बराबर है कितना, x इज इक्वल टू tan 30, जिसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 60 माइनस h इज इक्वल टू x। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे बाद में इसका कैसे यूज करना है। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर वाला तो ले लिया, छोटा ट्रायंगल बड़ा लेते हैं, PQS। तो इन ट्रायंगल PQS चेक करिए कौन से दो साइड का रेशियो लेना है, बिल्कुल सेम। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मैंने लेट लिया हुआ है, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर PQ अपॉन बेस SQ। P अपॉन B कितना होता है tan थीटा, और नीचे वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है, वो 60 डिग्री दिया है। PQ का पूरा वैल्यू है 60 अपने पास, यहां देखो PQ 60 दिया हुआ, तो 60 अपॉन SQ लेट लिया हुआ x, और व्हाट इज tan 60 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से किसका वैल्यू निकाल लो, यहां से x का वैल्यू निकाल लो। देखो जरा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2, तो ध्यान से देखने वाली बात है, जो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी, दो अलग अलग चीजें, ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर हैं, दोनों ही x के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कंपेयरिंग। देखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और कंपेयरिंग में करते क्या है, ये जो सेम चीज है x साफ कर दो, हटा दो यहाँ से, और जो डिफरेंट चीजें हैं, जो अलग अलग चीजें लिखी है, उन्हें आमने सामने रख दो। तो लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए x तो हट गया, और जो डिफरेंट चीजें हैं वो आमने सामने आ गई, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 से √3 3 आ गया, 60 माइनस h इज इक्वल टू 60, ये वाला 3 नीचे चला जाएगा, 60 अपॉन 3 कितना बचेगा 20, तो 60 माइनस का 20, तो उधर जाके h हो गया प्लस का, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h आ गया 40 मीटर। अब मेरा लैंप पोस्ट वो तो आ गया 40, तो देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे डिफरेंस चाहिए था बिल्डिंग और लैंप पोस्ट में। बिल्डिंग PQ कितनी दी हुई है, PQ मुझे 60 दी हुई है, RS जो मैंने अभी निकाली 40, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, वो तो आ गया 20 मीटर। एक चीज और चाहिए थी कि भाई ये जो लैंप पोस्ट है वो बिल्डिंग कितनी दूरी है आपस में, तो x था, चेक करिए वो तो पहले ही आ चुका है 60 अपॉन √3, सही से सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, याद रखिएगा डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते कभी भी, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 60 √3 अपॉन √3 into √3 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 20 into √3 का वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 34.6 मीटर। ये लीजिए आ गया आपका जो दोनों बिल्डिंग और लैंप पोस्ट है उनके बीच की दूरी है 34.6 मीटर। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, है तो आसान लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है देखते हैं।
कह रहे थे अ 12 मीटर हाई ट्री, अ 12 मीटर हाई ट्री, ओके, एक मान लीजिए ए बी उस ट्री का हाइट है और वो हाइट हमें 12 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है इज ब्रोकन बाय द विंड, मतलब ये कहीं से मान लीजिए इस सी पॉइंट से टूट गया है, ठीक है, विंड ने इसे तोड़ दिया इन सच अ वे दैट कि टूटने के बाद इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड। मान लो ये ए सी टूट गया, मतलब इस तरह से टूटा और जाके ये बेस पर नीचे ऐसे लग गया, मतलब ये ए वाला पॉइंट एक्चुअल में यहां हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और वो अब उस टूटी हुई जगह से बेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री, मतलब नीचे से बॉटम से ट्री किस ऊंचाई पर ब्रोकन बाय द विंड, तोड़ा गया है विंड के द्वारा। मतलब अगर मैं इस दूरी को h मान लूं तो चेक करो ये कितना हो गया 12 माइनस h, और सोचो ये AC 12 माइनस h ही तो नीचे जमीन पर जाके टिक गया है, ये भी हो गया 12 माइनस h। बस क्वेश्चन का यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दूरी h मान ली जाए तो ये दूरी 12 माइनस h हो जाएगी, और ये AC दूरी टूट के ही जमीन पर गिर गई है, इस तरह से कोण बना रही है 60 डिग्री का, तो AC 12 माइनस h हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि नीचे से कितनी ऊंचाई पर विंड ने उस पेड़ को तोड़ा है, मतलब आपको BC निकालना है जिसको मैंने h माना है, मतलब फाइनल आंसर हमारा h ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट कुछ ले लेते हैं, वैसे लेट की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी लेट जो h मैंने लिया है बस वही लेट है इसका। देखो पहले डिस्क्रिप्शन करते हैं। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री वो कितना है AB, और ये है 12 मीटर, और क्या दिया है हमें, देखो लेट BC इज इक्वल टू h मीटर, देन तो अगर आपका BC h है तो फिर AC कितना हो गया, AC हो गया पूरे 12 में से h माइनस कर दीजिए, तो याद रखिएगा ये AC और ये AC सेम ही है, ठीक। तो जरा ट्राइंगल दो, इन ट्राइंगल CBA ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर को मैंने लेट माना है और हाइपोटेन्यूज मैंने निकाल लिया है, तो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर CB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होता है साइन थीटा, और थीटा कितना दिया है मुझे 60 डिग्री। चलिए वैल्यूज डालिए, तो h अपॉन 12 माइनस h इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2h इज इक्वल टू √3 12 माइनस h, अंदर में मल्टीप्लाई करिए, या फिर देखो एक स्टेप और भी है, 2h इस √3 को मल्टीप्लाई करे बिना आप जरा नीचे ले आओ, देखो इससे आपको स्टेप थोड़ा आसान लगेगा। h को एक तरफ कर लो तो 2h अपॉन √3 प्लस h इज इक्वल टू 12, यहां एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2h अपॉन √3 प्लस h इज इक्वल टू 12, एलसीएम आ गया कितना √3। अब √3 में कितना मल्टीप्लाई करो, √3 आ जाए 1 इनटू ऊपर वाला नंबर, प्लस 1 में कितना मल्टीप्लाई √3 आ जाए √3 इनटू ऊपर वाला नंबर इज इक्वल टू 12। चेक करो ऊपर से h कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास हो गया 2 प्लस √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 12, √3 चला गया इधर, 2 प्लस √3 आ गया नीचे, तो h इज इक्वल टू 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब नियम कहता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करना पड़ेगा, वो किसी भी तरीके से कर लो, ये वाला स्टेप आएगा ही आएगा आपके पास, ठीक है, तो करके दिखा नहीं है। h इज इक्वल टू 12 √3 को 2 से भी करेंगे और √3 से भी करेंगे, तो 12 टू द 24 इनटू √3 माइनस 12 तो अकेला है, √3 3, 12 3 जा 36 होल अपॉन, नीचे चेक करो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस b a माइनस b, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगला स्टेप देखो, तो ये लिखा है h इज इक्वल टू 24 √3, और ऐसे अगर 24 को √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 41.52, ये मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए, माइनस का 36 होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब √3 इनटू √3 3 होता है, तो नीचे चेक करो 4 माइनस 3 1, अब नीचे डिनोमिनेटर लिखने का जरूरत नहीं है, तो 41.52 माइनस का 36 माइनस कर लो,
तो 41.52 और 36.00 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 2, ये 5, 11 में से 6 गया 5 और बस ये इतना ही आएगा। तो व्हाट इज द हाइट है जहां से हमारा पेड़ टूटा है, दैट इज 5.52 मीटर। Therefore the required height is 5.52 मीटर। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर स्टूडेंट्स को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, उन्हें अगर समझ में आ रहा है, उनकी नॉलेज अपडेट हो रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो पर कमेंट भी कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।